Hello dear students, welcome back beta. So this is next topic of our July month current affair 2024 for 2025-26 examinations, especially HAS और recent जो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ACF का, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है आपको इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं इस चैनल के अंदर ये सारे के सारे जो हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एज यू हैव ऑलरेडी सीन इन थंबनेल, कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो एक कंपाइलेशन होता है बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो मैगजीन्स आते हैं और जो हिमाचल एग्ज़ाम के अंदर जिन जगहों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो उन सब का कंपाइलेशन जो है इन वीडियो के अंदर, ताकि आपको अलग अलग सोर्सेज पे ना जाना पड़े। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इन डिस्कशंस में मैं आपको सिर्फ जो चल रहा है, जो इवेंट है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता, उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज भी डिस्कस किए जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं पूछा जाता कभी आपको, कि जो आ रखा है, जो करंट में चल रहा है इशू, उससे रिलेटेड चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखा करो, लास्ट तक देखा करो, तभी फ़ायदा है देखने का, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट लास्ट तक देखो एक बार, फिर आपको समझ आएगा कि हाँ, इस तरह से मुझे जो है फॉलो करना है अप्रोच करंट अफेयर को, जो कि मेंस के अंदर भी आपका जो है कुछ क्लैरिटी बनाता रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक, दैट इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर अगर करंट अफेयर की हम बात करें तो जो न्यूज़ में था दैट वाज स्टील स्टैक। क्यों न्यूज़ में था? अभी रिसेंटली आप देखोगे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है इशू करा है एक गाइडलाइन। उन्होंने कहा है कि हम यूटिलाइज करने वाले हैं रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टील स्टैग को। तो ये स्टील स्टैग को रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाएगा, ये कहा है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि स्टील स्टैग जो है, जो वेस्ट हो जाता है, ठीक है, जो बाई प्रोडक्ट होता है आपका बहुत सारे आयरन इंडस्ट्रीज़ का, तो वो वेस्ट है, तो वो एनवायरनमेंट डैमेज करता है, तो उसको यूज़ किया जाएगा किसके अंदर? आपका रोड कंस्ट्रक्शन में। तो डुअल बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बात समझते हैं कि एक टॉपिक, दैट इज़ आपका स्टील स्टैग क्या होता है, ये पता होना चाहिए। स्टील स्टैग क्या है बेटा? बाय प्रोडक्ट है, एक तरह का वेस्ट है। किसका? जब हम आयरन ओर की स्मेल्टिंग करते हैं, जब हम क्या करते हैं, आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे जो बच जाएगा बाय प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो जो है वो आपका स्टील स्टैग है। और अगर आप देखोगे स्टील स्टैग जो है वो मिक्सचर होता है किसका? वो मिक्सचर होता है मेटेलिक ऑक्साइड्स, मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं उनका, और सिलिकॉन ऑक्साइड का। तो मिक्सचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड जो है वो भी स्टील स्टैग है, और बाय प्रोडक्ट ऑफ आपका आयरन स्मेल्टिंग से जो निकलता है वो भी आपका क्या है? स्टील स्टैग। स्टील स्टैग की बात करें तो एक वेस्ट है, पर कैसा वेस्ट है? सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट है जो कि आपका क्या होता है, जो आपका निकलता है जब आयरन से स्टील बनाया जा रहा होता है उस दौरान। तो स्टील जो आप स्मेल्टिंग बोल रहे थे हम, तो वो यही चीज़ है ना, कि स्टील जब हम बना रहे हैं आयरन से, तो उस टाइम पे मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है कि आयरन ओर को लिया जाएगा, आयरन ओर में कोक को ऐड किया जाएगा, और उसके साथ लाइमस्टोन और बहुत सारे अलग भी एलिमेंट्स इसमें ऐड किए जाते हैं। हाई टेम्परेचर पे जो है आपका ये रिएक्शन किया जाता है, देन आपके सामने बन के तैयार होता है स्टील, ठीक है। स्टील बनाने के लिए क्या क्या कॉम्पोजिशन है, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इस चीज़ पे ध्यान दो। स्टील जो है दैट इज़ एन एलॉय, तो मिक्सचर ऑफ बहुत सारे एलिमेंट्स का होता है स्टील। कौन से मेजर हैं? मेजर वन इज़ आयरन, लेकिन आयरन के साथ जो है वो किसको ऐड किया जाता है? कार्बन जो है उसको ऐड किया जाता है। 2% जो है आपका कार्बन ऐड किया जाता है, लगभग 2% कार्बन इसमें होगा। एंड 1% जो है वो इसमें क्या होगा? मैग्नीज होगा। और स्मॉल अमाउंट इसमें देखने को मिलेगा आपका सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। तो इन सब को जो है मिक्स करके जो आपका हाई टेम्परेचर पे बनाया जाता है किसको? स्टील को। अगर कार्बन जो वैल्यू है, कार्बन का परसेंटेज जो है, अगर उसको एक्सीड किया जाए तो वो कास्ट आयरन बन जाता है बेटा, है ना। स्टील जो है वो इलास्टिक इन नेचर होता है,
ठीक है, उसमें जो है इरोजन जो है वो उसका कम होता, कॉरोजन जो है, नॉट इरोजन, उसमें जो कॉरोजन है वो क्या होता है, वो कम होता है, जंग जो है उसमें ज़्यादा नहीं लगता है ना, तो वो रिएक्शन नहीं करता है ज़्यादा वाटर के साथ मिलके ऑक्सीजन के साथ, ठीक। तो इस तरह से जो है हमारे को याद रखना है कि जो स्टील है तो वो किस तरह से कॉम्पोजिशन उसका क्या क्या है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट अब एक्स्ट्रा जो आपको याद रखना है वो है रिगार्डिंग कि जो स्टील है उसका वर्ल्ड वाइड कौन जो है प्रोडक्शन कर रहा है, किस तरह का है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो चाइना जो है आपको वो देखने को मिलेगा नंबर 1 पे। आफ्टर चाइना जो है इंडिया जो है वो नंबर 2 है, देन आता है जापान, देन आता है यूएसए, फिर आता है रशिया। तो टॉप 5 अगर आप स्टील प्रोडक्शन कंट्री देखोगे 2023 का जो लेटेस्ट आ रखा है डाटा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंडिया नंबर 2 पे है और नंबर 1 पे जो है दैट इज़ चाइना। अगर हम एक और डाटा देखें तो उसमें आप देखोगे कि इंडिया जो है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील आफ्टर चाइना, देन थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है वो भी स्टील का कौन है, इंडिया ही है आफ्टर चाइना यूएसए। चाइना सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है, फिर यूएसए कंज्यूम करता है सेकेंड नंबर पर, थर्ड कंज्यूमर जो है दैट इज़ आपका इंडिया, ठीक है। अब हम बात करें इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट स्टील इंडस्ट्री की, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको पूछी जाएंगी कि कौन, ये देखो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट के टॉपिक से हम कहाँ चले गए, है ना, तो वो मिनरल वाला ज्योग्राफी के अंदर का जो टॉपिक है तो वो आपको यहाँ से रिलेट करके पूछा जा सकता है। न्यूज़ में क्योंकि स्टील है तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको सब पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, आपकी स्टील इंडस्ट्रीज़ है, मैं आपको साथ में नीचे एक टेबल के साथ समझा दूंगा इनको। लोकेशन के साथ आपको पता होना चाहिए, मैप बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैप बनाया करो नोट्स के अंदर। तो आपको स्टेट, कंपनी और मैप, तीनों चीज़ें आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि नाम क्या है, कहाँ पे वो एलोकेट है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट इंडिया के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुआ था 1907, इससे पहले भी बहुत बार ब्रिटिश टाइम पीरियड में प्रोजेक्ट चले थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, पर 1907 के टाइम पीरियड में आप देखोगे टिस्को जो है, ठीक है, टाटा टाटा वालों का है ना जो स्टील कॉरपोरेशन, तो वही है ये टिस्को। तो ये जो है 1907 के अंदर इन्होंने जो है प्लांट अपना एस्टेब्लिश किया था जमशेदपुर के अंदर। तो फर्स्ट जो है आपको ये देखने को मिलता है जमशेदपुर के अंदर 1907 में टिस्को का प्लांट एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि सुबर्ण रेखा और आपका खरकाई जो रिवर है और सुबर्ण रेखा जो है, तो उन दोनों के जहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, आगे मैं मैप में दिखाऊंगा, जहाँ दोनों वो मिलती है वहाँ पे है। क्यों, उसको मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो बस अभी आप ये याद रखो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 1907 में। देन बेटा एक कंपनी जो है इंडियन आयरन स्टील कंपनी, दैट इज़ आपका IISCO, इसको, तो ये जो है इंडियन आयरन स्टील कंपनी, ये आपका 1919 में सेट किया जाता है, इसका सेटअप होता है 1919 में, याद रखना, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इस तरह से आपको चीज़ों को देखना है फॉर मेंस पर्सपेक्टिव एज वेल एज प्री के लिए भी ये काम आएगा। क्या कि अगर हम बात करें कि स्टील इंडस्ट्री की, तो स्टील इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रॉ मटेरियल इज़ वन ऑफ देम। सेकंड वन इज़ कि रॉ मटेरियल के साथ मार्केट, आपको जो है एक्सेसिबिलिटी ऑफ मार्केट ईजी होना चाहिए, ठीक है, और लेबर जो है वो आपको मिलना चाहिए। ये तीन चीज़ें, आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स के अंदर, 4 होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक इन्वेस्टर होता है उसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक आपके पास क्या हो गया, इन्वेस्टर हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, और आपके पास ये क्या कहते हैं, जो कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो इंडस्ट्री थी, जो टिस्को है जमशेदपुर के अंदर, वो क्यों जो है जमशेदपुर में इस्टेब्लिश हुआ। पहले तो फैक्ट पे आते हैं कि 1907 में जमशेदपुर के अंदर जमशेद जी टाटा जो थे, है ना, तो उन्होंने ये एस्टेब्लिश करा, इसलिए इसका नाम जमशेदपुर भी पड़ा जगह का, और जमशेदपुर का जो ये स्टील प्लांट है वो इन्हीं के नाम पे था, ठीक है। तो इन्होंने कहाँ पे, आपका दैट जगह का नाम इस साकची, साकची इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आपका झारखंड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो डॉट दिख रहा है, ग्रीन सा डॉट, ये आपका झारखंड के अंदर टाटा का स्टील प्लांट है जमशेदपुर में, ठीक है। तो जमशेदपुर इज डिस्ट्रिक्ट, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आपका झारखंड। तो ये जमशेदपुर जो जगह है वो इनके नाम पे है, डिस्ट्रिक्ट का नाम इज सिंहभूम, ठीक है, और जो लोकल एरिया है वो है आपका साकची। ओके, देन क्यों यहाँ पे हुआ, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज था,
जैसे कि मैंने बोला स्टील बनाने के लिए क्या ज़रूरी होता है, आयरन, आयरन ओर चाहिए, आयरन प्योर तो नहीं मिलता, आयरन ओर सबसे बेस्ट हेमेटाइट। तो बिल्कुल यहाँ पे हेमेटाइट की दो इंपॉर्टेंट माइंस हैं, नॉट ओनली इन झारखंड बट आप बॉर्डर अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये जो है आपका स्टील प्लांट बिल्कुल आप देखो झारखंड में कहाँ है ये, झारखंड से नज़दीक क्या क्या पड़ रहा है, इधर को उड़ीसा, बिल्कुल उड़ीसा बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर है, झारखंड के अंदर भी ये बॉर्डर पे ही है। तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे इस बॉर्डर एरिया में बहुत सारे आपके पास ओर्स हैं, चाहे कोल के चाहे आयरन के, आयरन ओर हैं कुछ इंपॉर्टेंट जहाँ से चल रहा है आपका ये टिस्को। तो कौन सा है, यहाँ से आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, आयरन ओर इंपॉर्टेंट कौन से कहाँ है। तो झारखंड के अंदर सिंहभूम के अंदर जो आपका माइन है इंपॉर्टेंट आयरन ओर का, हेमेटाइट का, वो है आपका नोआमुंदी। तो नोआमुंदी जो माइन है ये आपकी है हेमेटाइट ओर माइन सिंहभूम के अंदर, और कहाँ है, झारखंड में। नेक्स्ट अगर आप माइन देखोगे तो वो उड़ीसा के अंदर है माइन, क्या नाम है आपका, गुरु महिसानी। तो गुरु महिसानी जो माइन है ये आपका है उड़ीसा के अंदर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। तो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर उड़ीसा में ये जो आपको माइन देखने को मिल रहा है ये उड़ीसा की है, याद रखना, गुरु महसानी उड़ीसा के अंदर है, और जो आपका नोमुंदी है ये आपकी झारखंड के अंदर है। ठीक है, इन्हीं दो माइन जो है राउंड अबाउट 100 किलोमीटर की पेरीफेरी में ये माइंस है, तो यहीं से आपका आयरन आता है। कोल भी चाहिए हमें, तो कोल जो है ये अवेलेबल है झरिया, झरिया कोल माइन बहुत फेमस है झारखंड की। दूसरा रानीगंज कोल माइन बहुत फेमस है वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल रानीगंज से कोयला आता है, झरिया झारखंड से कोयला यहाँ आता है, अवेलेबिलिटी विद इन 200 किलोमीटर है सारा। देन हमें मैग्नीज भी चाहिए था 1%, तो मैग्नीज जो है यहाँ पे आप देखोगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट माइन है जोधा। तो ये जो माइन है दैट इज़ आपका जोधा माइन, कहाँ है आपका उड़ीसा के अंदर, केओंझर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जोधा माइन ऑफ उड़ीसा स्टेट केओंझर डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ के लिए मैग्नीज आता है, तो जोधा माइन भी याद रखना मैग्नीज के लिए फेमस है। फिर बेटा वाटर चाहिए होता है कूलेंट के लिए और उसका वॉशिंग के लिए, ठीक है, तो ये वाटर भी हमें चाहिए, तो यहाँ पे रिवर दो इंपॉर्टेंट है, एक जो है सुबर्ण रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस मैप को ध्यान से देखोगे तो हियर इज अ रिवर, दिस वन रिवर सुबर्ण रेखा, ठीक है, ये फ्लो इधर कर रहा है सुबर्ण रेखा, हाँ? तो सुबर्ण रेखा बताओ कौन से स्टेट से जो है उसका आउटफ्लो है, तो मुझे बताना वेस्ट बंगाल या उड़ीसा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना। तो सुबर्ण रेखा में एक रिवर यहाँ मिल रही है दैट इज रिवर खरबात। ये जो रिवर है खारबात ये मिलती है सुबर्ण रेखा में, और जहाँ ये मिलती है वहाँ है जमशेदपुर के अंदर ये प्लांट। तो इस तरह के जो है कुछ आपको डिटेल्स सारी की सारी जो आपके अलग अलग जो माइन जो ये क्या कहते हैं इंडस्ट्री हैं, इन सब इंडस्ट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए बेटा। तो ये आपको करना है होमवर्क है आप लोगों के लिए ये। अब मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट सीधा सीधा फैक्ट पे। तो सबसे पहले कौन कौन से आपको याद रखने हैं प्लांट, स्टील प्लांट मैंने आपको देखो भिलाई स्टील प्लांट बहुत फेमस है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये इसको चलाता है, ठीक है, सेल पीएसयू है इंडिया का बहुत बड़ा, ठीक है। देन भिलाई स्टील प्लांट हो गया, कहाँ पे है, भिलाई छत्तीसगढ़ में। बोकारो स्टील प्लांट हो गया, बोकारो झारखंड के अंदर है, ये भी कौन चला रहा है, सेल चला रहा है। इंपॉर्टेंट याद रखना है दुर्गापुर स्टील प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल के अंदर है दुर्गापुर स्टील प्लांट, सेल ही इसको चलाता है, ठीक है। देन इसको स्टील प्लांट जो है आपका वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सेल चला रहा है। देन नेक्स्ट जिंदल स्टील, ये इंपॉर्टेंट चलो उतने है नहीं, जेएसडब्ल्यू इंपॉर्टेंट है नहीं। राउरकेला, राउरकेला स्टील प्लांट जो है आपका राउरकेला उड़ीसा के अंदर, ये भी सेल चला रहा है आपका। सलीम स्टील प्लांट, सलीम तमिलनाडु के अंदर है सलीम स्टील प्लांट, ये भी सेल ही जो है रन कर रहा है आपका, ठीक है। टाटा स्टील इंडस्ट्रीज दो प्लांट रन कर रहे हैं, एक टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर के अंदर है और एक कलिंग नगर उड़ीसा के अंदर है टाटा का स्टील प्लांट, ठीक है। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट, एक नीचे है आपका दैट इज़ आपका विश्वेश्वरा आयरन स्टील प्लांट, दैट इज़ कर्नाटका के अंदर, सेल ही उसको भी रन कर रहा है। इस तरह से आपको ये स्टील प्लांट्स याद रखने हैं कौन रन कर रहा है। तो मेजर जो हमारे पास है वो है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगर हम देखें ओरिजिन तो कैसा है, कब बना था, कहाँ पे है, ठीक है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनिशियली 1954 के अंदर HSL के नाम से बना था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम से। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के नाम, अगर HSL बोलेगा तो आंसर आएगा बेटा 1954
सेल का आंसर 1954 नहीं होगा एस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि सेल जो है वो प्रॉपर जब नाम उसका सेल आया एग्जिस्टेंस में दैट वाज 1973। 24 जनवरी 1973 को सेल को बनाया गया था, फिर ये जो है एग्जिस्टेंस में नहीं रहा HSL, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो टॉपिक न्यूज़ में था, यहाँ पे मैप है, सारी के सारे लोकेट हैं लोकेशंस विद आपका मैप, इसको आप अच्छे से देख लो ध्यान से, इसको बना भी सकते हो आप। ओके, ऐसे पढ़ना है आपको, कोई भी टॉपिक जो आता है उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज के साथ उसको क्लियर करना है, और भी टॉपिक एक तरह से रिविजन हो जाता है अब आपका, क्योंकि ये बाकी चीज़ें तो स्टैटिक है, ये तो आपने पढ़ रखी होंगी नोट्स में, तो ये रिविजन ये बताता है कि करंट में ये चीज़ है तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है स्टैटिक पार्ट की, तो स्टैटिक पार्ट को भी आपको इस तरह से लिंक करके पढ़ते रहना है, रिविजन करते रहना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ में जो है दैट इज़ आपका एक पाम ट्री, उड़ीसा जो गवर्नमेंट है उसने 1.9 मिलियन राउंड अबाउट पाम ट्री को जो है आपका अभी अभी प्लांट किया है उड़ीसा के अंदर। क्यों किया है? कारण है लाइटनिंग से बचने के लिए। जो लाइटनिंग होती है, बिजली जो गिरती है, उससे बहुत सारा नुकसान हो रहा था काफ़ी लोगों को, मतलब नुकसान क्या, बहुत लोगों की डेथ भी हो रही थी, है ना। इसलिए पाम ट्री को जो है यहाँ पे मास स्केल पे लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? बिकॉज जो पाम ट्री होता है वो एक नेचुरल कंडक्टर होता है, तो वो लाइटनिंग के टाइम पे वो लाइट्स को अपनी तरफ खींचता है और वो किसी इंसान और उसके ऊपर नहीं गिरता, लाइफ को थ्रेट नहीं होता फिर, ठीक है। अगर पाम ट्री की बात करें बेटा तो ये एक क्या है, स्टेट ट्री है तमिलनाडु का, बस इतना सा आपको याद रखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी रिसेंटली 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुए हैं ग्लोबल लिस्ट के अंदर। तो ग्लोबल वर्ल्ड वाइड जो बायोस्फीयर है, ठीक है, तो वो जो नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है वर्ल्ड का, उसके अंदर यूनेस्को ने 12 नए बायोस्फीयर रिजर्व को ऐड करा है। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ मैं, तो टोटल जो है वो अभी हमारे पास वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व हो चुका है 759। तो याद रखना 759 जो है टोटल बायोस्फीयर रिजर्व वर्ल्ड वाइड है। अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो इंडिया के अंदर जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो बेटा कितने हैं, 18 हैं, आपको याद रखना है। एक और चीज़ होता है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में एक नॉर्मल हो गया बायोस्फीयर रिजर्व, एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे जब मैं आपको दिस वन, इस टॉपिक पे आओ, देखो MAB लिखा है, ये जो MAB है दैट इज मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, तो ये प्रोग्राम है। तो मैन एंड बायोडाइवर्सिटी जो प्रोग्राम है, ये क्या है, मैन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो और ज़्यादा हाईलाइट किए गए हैं और उनका कंजर्वेशन और उनके ऊपर फोकस किया गया है, तो वो आते हैं अंडर यूनेस्को के मैन MAB प्रोग्राम के अंदर। तो याद रखना MAB प्रोग्राम जो है ये लॉन्च हुआ था 1971 के अंदर, ठीक है, यूनेस्को ने 1971 के अंदर इसको स्टार्ट करा था। इंडिया के अंदर जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उनमें से 12 जो आते हैं वो आपके आते हैं MAB मैप बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोग्राम है उसके अंदर, ठीक है। बात करें इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व की, ये भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि न्यूज़ में बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आपको इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व एक बार देखने 18 हैं तो याद इजीली हो जाएंगे, कब से पढ़ रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर आप देखो कोल्ड डेजर्ट जो है आपका, है ना, तो ये आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व में। देन उत्तराखंड के अंदर नैना देवी, ठीक है। देन आपका गुजरात के अंदर है कच्छ। फिर आप आ जाओ मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर 2 हैं, एक आपका है कौन, नंबर 1 इज पन्ना, और दूसरा आपका हो गया पंचमढ़ी। तो पंचमढ़ी हो गया और पन्ना हो गया, दोनों मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर आप आ जाओ, देन हमारे पास है छत्तीसगढ़ के अंदर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा है, दैट इज़ आपका अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये दोनों के अंदर ओवरलैप करता है ये, ठीक है। अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो है अचंकमर और अमरकंटक ये दोनों के बीच में ओवरलैप कर रहा है। आफ्टर दैट फिर आप नीचे उतर जाओ तो यहाँ पे आपको नीलगिरी दिख रहा है, कर्नाटका के अंदर मेनली आता है, पर ये कर्नाटका केरला तमिलनाडु के अंदर ओवरलैप करता है, पर मेजरली कर्नाटका में है नीलगिरी। ये जो स्टार लगे हैं ना बेटा, ये वो मैप वाले बायोस्फीयर रिजर्व हैं सारे के सारे, ठीक है, 12 जिनमें स्टार लगा हुआ है। इसी तरह से अगर हम नीचे और उतरे, तमिलनाडु केरला बॉर्डर पे है अगस्तमाला। तो अगस्तमाला जो है बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्तमाला दैट इज़ ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, तो याद रखना। फिर हम आते हैं तमिलनाडु
के पास वो है गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। तो याद रखना ओनली तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार में। आंध्र प्रदेश के अंदर है आपका दैट इज़ आपका सेशचलम, दैट इज़ शेषाचलम एक डैम भी है यहाँ पे, है ना। तो वो शेषाचलम जो है वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है डैम, और एक वो बना है आर्टिफिशियल लेक बना है उससे शेषाचलम। तो आंध्र प्रदेश के अंदर है ये। देन आता है ओडिशा। ओडिशा के अंदर सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, वो टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कोई पर्टिकुलर अगर हमें स्पीशीज़ जो है वो मिल रही है, अगर वो उसकी स्पेशलिटी है, वो थोड़ा सा उसको कोई कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रोग्राम के अंदर वो आ रही है, तो यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी हो सकते हैं, स्पेसिफिक नेशनल पार्क भी कुछ हो सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ओके, तो सिंपलीपाल हो गया, टाइगर रिजर्व है ना सिंपलीपाल। देन आपका सुंदरवन। सुंदरवन जो है ये आपका देखो बायोस्फीयर रिजर्व भी, और यहाँ पे बंगाल टाइगर भी मिलते हैं। इसी तरह से नॉकरेक जो है ये मेघालय के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है नॉकरेक। इसी तरह से कंचनजंगा सिक्किम के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर असम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो एक हो गया मानस, दूसरा हो गया डिब्रू साइखोवा, दो ना बायोस्फीयर रिजर्व है असम के अंदर। फिर हमारे पास आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। दिहांग देबांग बायोस्फीयर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये हमारे पास कुछ 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है। आपको ये याद रखना है, मैप बनाओ, मैप में खुद से एलोकेट करो कि ये था ये था ये था ये था, ठीक है। ओके, सो 18 हमारे पास टोटल बायोस्फीयर रिजर्व थे, हमने देख लिए कौन कौन से कहाँ कहाँ पे थे, ठीक है। देन इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, बस दैट्स इट। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी रिसेंटली जो है बेटा एक लॉन्गेस्ट इंडिया का अर्बन टनल जो है बनने जा रहा है दो अलग अलग टाउन के बीच में महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में दो कौन कौन से टाउन हैं, एक है बोरीवली, एक है थाने। ये बोरीवली और थाने जो है पहले रोड घूम घूम के इधर से आता था, अब ये 1 घंटा शॉर्ट हो जाएगा ये सीधा सीधा इस टनल की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि क्यों घूम के आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, संजय गांधी नेशनल पार्क था। तो संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से ये टनल बन रहा है, ध्यान देना कि नेशनल पार्क कौन सा है, ठीक है। देन कितना किलोमीटर है, 11.8 किलोमीटर का लॉन्ग टनल है ना। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अर्बन लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया का ये अभी जो बन रहा है, ओके दैट्स इट। तो हो गया बायोस्फीयर रिजर्व ऊपर जो टॉपिक था उसके बारे में थ्योरेटिकल पार्ट है कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व के कितने जो हैं आपके जोन्स होते हैं। तो अलग अलग जोन देखो कि हमारे पास कोर है, बफर जोन है, ट्रांजिशनल जोन है। कोर जोन में क्या अलाउ होता है, बफर जोन में कौन कौन अलाउ होते हैं, ये सारा इसमें बना है, इंडेक्स यहाँ पे बने हैं इसके डायग्राम, ठीक है। ट्रांजिशनल जोन में क्या होता है, बफर जोन जो है वो क्यों बनाया जाता है, कोर जोन में ज़्यादातर प्रोटेक्टेड एरिया जो नेशनल पार्क वगैरह होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वो कोर जोन के अंदर ही होते हैं, ठीक है। बफर जोन वो जगह होती है जहाँ पे अलाउ किया जाता है कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कोई टूरिस्ट को या कोई स्टडी बेस्ड किसी चीज़ को। और जो बाहर ट्रांजिशनल जोन है वहाँ पे जो है ह्यूमन हैबिटेशन भी होता है, ठीक है। इन्हीं लोगों के साथ कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट जो है प्रोग्राम चलाती है कुछ, मतलब ये जो लोग रहते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है फॉलो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी का जो है एक्सप्लेनेशन भी है, कोर जोन क्या है, बफर जोन क्या है, ट्रांजिशनल जोन क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें बायोस्फीयर रिजर्व के डिक्लेरेशन की, तो बेटा बायोस्फीयर रिजर्व दोनों डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम बात करें किसी कंट्री की तो नेशनल स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही डिसाइड कर सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है स्टेट गवर्नमेंट को टू कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। स्टेट गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करता है अपने ऑफिसर्स के थ्रू बायोस्फीयर रिजर्व को। अगर हम बात करें यूनेस्को का जो है मैप प्रोग्राम और यूनेस्को के अंडर जो है रजिस्टर्ड बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसके लिए जो स्टेट ने डिसाइड किया होता है या नेशनल लेवल पे जो डिसाइडेड बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, है ना, पहले स्टेट डिसाइड करेगा लेकिन अपने आप से नहीं कर सकता, सेंटर का फिर उसके लिए परमिशन आता है, ठीक है। फिर वो जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनको फिर एप्लीकेशन उनका भेजा जाता है यूनेस्को के अंदर कि हमें इनको जो है मैप के अंदर वो लिस्ट करना है, देन वो डिसाइड करते हैं यूनेस्को वाले, फिर ये इसके अंदर लिस्ट होता है। इस तरह से जो है पूरा बायोस्फीयर रिजर्व का चलता है कॉन्सेप्ट, ओके दैट्स इट। तो ये था पूरा का पूरा एनवायरनमेंट के मेजर, देखो 3-4 ही टॉपिक न्यूज़ में थे, लेकिन उसके बारे में इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं तो वो आपका रिवीजन भी हो जाता है और करंट में जो चीज़ें हैं उसका भी पता चल जाता है, ओके। सो थैंक यू, प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब, ओके बाय।